Hello, good evening. Welcome to our YouTube channel SSC by SS सर। आज की जो क्लास है वो रहने वाली है यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 5 है उसके ऊपर हम लोग आज की क्लास करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार जो प्रीवियस जो क्लास है उसका थोड़ा सा देख लेते हैं, जो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जो पार्ट जो फर्स्ट है वो है यूनियन का, यूनियन और उसकी जो टेरिटरी है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का जो है पार्ट फर्स्ट है। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो 1 से लेके 4 तक जो आर्टिकल है वो इसके अंदर है। पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड के अंदर जो है वो सिटीजनशिप के ऊपर जो है, सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं वो इसके अंदर दे रखे हैं। आर्टिकल की बात करें तो 5 से लेके 11 आर्टिकल इसके अंदर दिए हुए हैं। पार्ट थर्ड की बात करें, पार्ट थर्ड जो है वो फंडामेंटल जो राइट्स है उसके ऊपर है। अब इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है। पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 जो है वो है डीपीएसपी का जो है पार्ट, ये रहने वाला है। इसके आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल है वो डीपीएसपी के हैं। पार्ट 4 का ए जो पार्ट है उसकी बात करें तो इसके अंदर फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है उसके ऊपर ये पार्ट दिया हुआ है। आर्टिकल की बात करें 51 ए आर्टिकल इसके अंदर है। इसमें ए टू के तक जो क्लोज है वो रहने वाले हैं। ये पार्ट जो प्रीवियस जो क्लास है उसके अंदर हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ए इतने हमने कवर कर लिया। उसके बाद में आज जो है पार्ट जो 5 है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो 52 से 151 तक आर्टिकल इसमें रहने वाले। ये जो है पार्ट, ये यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर पूरा जो है ये पार्ट दिया हुआ है। इसके अंदर जितने भी जो आर्टिकल रहने वाले वो सारे जो यूनियन गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स है इसके अंदर। जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, काउंसिल हो गई मिनिस्टर्स की, पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, या फिर कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो सारे आर्टिकल इसके अंदर पार्ट 5 के अंदर दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर और आगे चलते हैं। कंटेंट्स के जैसे मैंने बताया किसके अंदर क्या है, तो जो एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव जो है इसके अंदर आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो एग्जीक्यूटिव में है। पीएम से रिलेटेड जो आर्टिकल रहने वाले वो भी इसी में है। और साथ ही साथ जो काउंसिल है, जो मिनिस्टर्स की काउंसिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो भी इसी के अंदर है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरी बात करें पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट जो है जो अपनी जो कंट्री है उसकी जो पार्लियामेंट है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो इसके अंदर रहने वाले हैं। इसमें आर्टिकल की बात करें तो 79 से 123 तक जो आर्टिकल है वो पार्लियामेंट के हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव के अंदर 52 से लेके 78 तक जो आर्टिकल है वो एग्जीक्यूटिव के हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जो सेंट्रल जो यूनियन का जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है वो है अपना सुप्रीम कोर्ट। यूनियन का जो कोर्ट है, जो कंट्री का जो कोर्ट है, सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट। तो इसके जो आर्टिकल है वो 124 से लेके 147 तक जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट के रहने वाले। तो अब बात करें 4 नंबर पे, जो इसी के यूनियन के अंदर ही जो है सीजी और एजी जो है कंट्रोलर और ऑडिटर जो जनरल है वो भी इसी के अंदर आते हैं। इनके आर्टिकल की बात करें तो 148 से 151 तक आर्टिकल इसके रहने वाले हैं, एजी और सीजी की। ठीक है, तो ये थी बात, एक जो ओवरव्यू था ये पूरे जो अपना जो पार्ट 5 है उसके अंदर टोटली ये सब बातें हम लोग इन सब की बातें करने वाले हैं। और अब जो बात हम करेंगे वो एज एक आर्टिकल को लेके हम लोग बात करेंगे। प्रेसिडेंट का जो पार्ट है वो आज हम लोग करेंगे। और जो इसके अंदर मैं जो प्रेसिडेंट का पावर्स का जो पार्ट है ना वो एक बार स्किप कर रहा हूँ, बाद में हम लोग इसके ऊपर करेंगे। बाकी जो भी आर्टिकल है वो सारे के सारे इसी जो क्लास है उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में।
अपना जो कंट्री है इंडिया, वो पूरी पूरी तरीके से यहाँ पे डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। मतलब कि डेमोक्रेसी लिटरली रूल बाय द पीपल, मतलब कि जो कंट्री है वो किसके द्वारा रूल की जा रही है, वो पीपल, जो देश के जो नागरिक हैं उन्हीं के द्वारा जो है कंट्री वो रूल की जा रही है। उन्हीं के द्वारा जो है शासन, जनता का जो शासन है वही जो है कंट्री में चल रहा हो, तब उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक वर्ड है वहाँ से जो ये डेमोक्रेसी जो टर्म है उसको डिराइव्ड किया गया है डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेटिया जो है वो वर्ड ग्रीक वर्ड है, ये इसको वहाँ से लेके जो है यहाँ पे लिया गया है डेमोक्राटिया, विच वॉज कॉइन्ड फ्रॉम डेमोस। अब इसका जो मीनिंग निकाले तो ये निकलता है डेमोस। डेमोस का मतलब हो गया पीपल, मतलब जनता, एंड कैराटोस, ठीक है। कैराटोस की बात करें तो ये हो गया रूल, मतलब कि जनता का रूल, जनता का शासन, जो जनता का शासन हो, जहाँ पे जनता की ही सब कुछ चले, उसे जो है डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। Democracy is a form of government in which people are governed by their own elected representatives, according to Abraham Lincoln। जो अब्राहम जो थे लिंकोलन, अब्राहिम जो लिंकोलन है, उनके अनुसार बात करें तो इट इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ये जो डेमोक्रेसी है ये क्या है, ये एक गवर्नमेंट जो हो, पीपल की जो गवर्नमेंट हो, जनता की जो बनाई गई सरकार हो, वो उसे हम, या फिर फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऐसी कोई गवर्नमेंट जो कि जनता की हो, या जनता के लिए हो, या जनता के द्वारा हो, ठीक है। तो ये अब्राहम जो थे उन्होंने कहा था, उनके अनुसार जो बात करें, अब्राहम के अनुसार बात करें तो ये है कि जो जनता की है, जनता के लिए है, और जनता के द्वारा है, बाय जनता के द्वारा है बनाई गई सरकार, गवर्नमेंट, ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जो कि जनता की हो, पीपल ऑफ द पीपल, जनता की हो, फॉर द पीपल, जनता के लिए हो, ठीक है, बाय द पीपल, जनता के द्वारा हो, तो ऐसी कोई गवर्नमेंट हो वहाँ पे जो हो उसे डेमोक्रेसी कहेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म है, किस चीज़ की फॉर्म है, गवर्नमेंट की, जहाँ पे जो पीपल जो होंगे वो अपने आप, पीपल जो है वो अपने आप जो इलेक्ट करेंगे अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको, तो उसे क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी के अंदर ही ऐसा होता है कि पीपल जो जनता जो है वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हो उनको इलेक्ट कर रही हो, तो ये सब चीज़ जो है डेमोक्रेसी में होता है। अकॉर्डिंग टू सिले, जो सिले जो है उनके अनुसार बात करें तो डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज़ ए शेयर। अब जो शिले थे उनके अनुसार बात करें डेमोक्रेसी की, तो जो डेमोक्रेसी है उसकी की बात करें तो वो डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र जो है वो एक ऐसी जो है गवर्नमेंट है, ऐसी एक सरकार है जिसके अंदर सभी का शेयर हो, सभी की भागीदारी हो, सभी के अंदर सभी का जो शेयर, सभी की भागीदारी हो, सभी वहाँ पे जो है बराबर हो, तो ऐसी जो गवर्नमेंट हो उस गवर्नमेंट को वहाँ पे उस चीज़ को डेमोक्रेसी हम लोग बोलेंगे। तो ये जो डेमोक्रेसी के बारे में हमने देखा, और जो अब्राहम जो है उनकी बात देखी, सिले जो थे उनका जो स्टेटमेंट था उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट अब जो बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे जो डेमोक्रेसी है उसके क्या फीचर्स है, क्या उसकी मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, क्या वो उसकी कंडीशंस है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब बात करते हैं फीचर्स की। जो डेमोक्रेसी जो है उसके बारे में हमने देख लिया कि डेमोक्रेसी है क्या। अब देखेंगे जो इसके जो फीचर्स हैं, डेमोक्रेसी से हमें क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, जो पीपल जो है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लेके जो है डेमोक्रेसी जो है वो पीपल जो है, जनता जो है उनको रिप्रेजेंट करती है।
मतलब कि लोग जो हैं उन्हीं का जो है प्रतिनिधित्व जो है डेमोक्रेसी करती है, लोगों को ही सर्वोपरि जो है मानती है। एडल्ट सफरेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज लाइकली द फुल इंटेंड टर्म। मतलब कि जो एडल्ट होने के बाद में जो वोटिंग का जो राइट मिलता है वो डेमोक्रेसी ही देती है कि एक जो एज है उसके बाद में एडल्ट जो एज है वहाँ पे आपको जो है वोट करने का जो अधिकार मिलेगा, मत करने का जो अधिकार मिलेगा, वो यहाँ पे देखा जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं पीरियोडिक इलेक्शंस के बारे में। पीरियोडिक मतलब समय समय पर चुनाव, हर एक टाइम आने पे जो चुनाव हो जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं, तो उसका अधिकार भी डेमोक्रेसी की वजह से ही हमें मिलता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, अब पावर्स की बात करें, शक्तियों की बात करें तो उनका बंटवारा किया गया है कि जो पीएम है उनकी अलग पावर होगी, प्रेसिडेंट की अलग पावर होगी, और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी अलग पावर होगी, और साथ ही साथ जो कोर्ट के जो जज हैं उनकी अलग अपनी पावर होगी। मतलब सभी की जो एक स्पेसिफिक पावर है उनको जो है सेपरेट जो है अलग अलग जो है उनका बंटवारा कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। जो सीमित और जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक जो सरकार है, उसका भी जो राइट है वो डेमोक्रेसी की वजह से ही मिलता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब जुडिशरी की बात करें, न्यायपालिका की बात करें तो वो एकदम स्वतंत्र है, वो अपना कार्य कुछ भी जो है कार्य कर सकती है, वो एकदम स्वतंत्र है, किसी भी काम के अंदर उनको जो है रोका नहीं जा सकता, उनका जो है फैसला नहीं बदला जा सकता। अगर न्यायपालिका ने कुछ डिसीजन दे दिया तो उसको कोई भी चेंज नहीं करवा सकता है, वो स्वतंत्र है कि अपना कार्य बिना किसी दबाव में आके, बिना किसी नेता मंत्री किसी को देखते हुए वो फैसला नहीं कर सकते। वो अपना जो है स्वतंत्र है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने क्या है क्या नहीं है, किसके खिलाफ हमें जो है डिसीजन देना है, उनको इस सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो ये जो बातें हैं वो डेमोक्रेसी के ही फीचर्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने देखी कि जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व है, 18 की जो एज है इंडिया के अंदर, एडल्ट जो एज मानते हैं 18, उसके बाद में वोटिंग का जो राइट है वो समय समय पर चुनाव, शक्तियों का जो बंटवारा है वो हो गया, सीमित और जो संवैधानिक जो गवर्नमेंट है वो हो गई, और साथ ही साथ जो न्यायपालिका है उसकी वो इंडिपेंडेंट है, तो ये हो गया। ये जो कुछ जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, जो डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, उसकी ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे हम मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, और जो डीमेरिट्स हैं, जो गुण हैं, मेरिट्स हैं, गुण हैं, उनकी बात करेंगे, और जो अवगुण हैं उनकी बात करेंगे। डेमोक्रेसी के कौन से क्या गुण हैं और कौन से अवगुण हैं, कौन सी चीज़ें अपने लिए सही हैं, अच्छी हैं, और कौन सी चीज़ें अपने लिए बेकार हैं डेमोक्रेसी की, तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेरिट्स की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसमें डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सभी चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए जो है सरकार जो रहेगी वो जिम्मेदार रहेगी। ठीक है, सेकंड बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ वोट्स ऑफ पीपल। अब जो लोग हैं उनका जो वोट है, लोगों का जो वोट है, उनका जो एक्सप्रेशन है, उसकी बात करें तो ये लोकतंत्र देती है। एक्सप्रेशन मतलब कि अभिव्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है तो उसका जो वोट है उसकी अभिव्यक्ति की बात जहां आएगी वहां पे जो है डेमोक्रेसी की ही जो है गुण की बात करेंगे। मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ रिवॉल्यूशन, जो रिवॉल्यूशन की बात करें, जो क्रांति जो है वो उसकी जो पॉसिबिलिटी है, उसकी जो संभावना है वो बहुत जो कम होती है, मिनिमम होती है। ये इसलिए क्योंकि जो पीपल होंगे वो सभी जो है मिल के ही जो है गवर्नमेंट को बनाएंगे डेमोक्रेसी के अंदर। यदि वही पीपल अगर गवर्नमेंट बना रहे हैं तो जो रिवोल्ट है, जो क्रांति की बात करें तो वो उसकी जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जो लोग किसी सरकार को बना रहे हैं तो वही लोग उस सरकार को के खिलाफ जो है क्रांति नहीं करेंगे।
नेक्स्ट बात करें इसी के अंदर तो हेल्पफुल इन इस्टेब्लिशिंग वर्ल्ड पीस। जो वर्ल्ड पीस जो है, विश्व शांति की बात करें, विश्व शांति की स्थापना जो है डेमोक्रेसी की वजह से होती है। वो इसलिए होती है कि यदि डेमोक्रेसी है, जैसे सभी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो सभी कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी वो जो पीपल जो होंगे वही मिलके उसे बनाएंगे उस गवर्नमेंट को। तो हर जो एक पीरियड होगा उसके बाद में गवर्नमेंट चेंज होगी या चेंज नहीं भी होती है तो उनके ऊपर जो दबाव रहता है, वो पब्लिक का जो प्रेशर रहता है वो जो है गवर्नमेंट के ऊपर रहता ही है। तो इस वजह से जो है कोई भी वार या इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो नहीं होती हैं, और जिससे क्या है कि हर जो कंट्री है एक दूसरे से थोड़ा शांति जो है वो रखती है। तो इससे क्या होगा कि जो वर्ल्ड की जो पीस है, विश्व की जो शांति है, उसके अंदर जो स्थापित होती है, उसको जो विश्व की शांति होती है, विश्व में शांति होती है, तो उसकी स्थापना इससे होती है डेमोक्रेसी की वजह से। ये इनडायरेक्ट वे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हेल्पफुल इन पब्लिक एजुकेशन। जो पब्लिक एजुकेशन है, जो कि सार्वजनिक जो चीज़ें हैं उनकी जो एजुकेशन है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है डेमोक्रेसी हेल्प करती है। ठीक है, अब डिमेरिट्स की बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं डेमोक्रेसी की। तो गवर्नमेंट ऑफ अनडिजर्विंग पर्सन्स, ठीक है, गवर्नेंस ऑफ अनडिजर्विंग पर्सन। अब इसमें क्या होता है कि जो लीडर जो होता है, जो गवर्नमेंट जो होती है वो बनती है, तो वो अनडिजर्विंग कोई पर्सन होता है, वो भी यहाँ पे इस तरीके से सरकार बना लेता है। अब जैसे IAS की बात करें, कलेक्टर या फिर कोई भी जो अधिकारी हो गया, कोई भी जो हो गया उसकी बात करें, कोई भी ऑफिसर हो गया उसकी बात करें, तो वो कैसे बनता है? वो ऑफिसर जो बनता है वो एग्ज़ाम क्लियर करता है, गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होती है उनको क्लियर करता है, उसके बाद में वो ऑफिसर जो है वो बनता है। ठीक है, अब इसमें बात करें PM या किसी भी PM की ही बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जो PM बनने के लिए किसी को भी कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पीपल जो होंगे वो ही उसे इलेक्ट करके क्या करेंगे, PM बना देंगे। तो इसके पास में अब PM की क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो PM है, कोई भी एजुकेशन उसके पास में नहीं है, फिर भी वो PM है। तो ऐसे जो होता है, इसके अंदर अब बात करें कोई डिजर्विंग जो कैंडिडेट होगा, जिसको नॉलेज हो इन सब चीज़ों का कि गवर्नमेंट कैसे चलानी है, जिसको इकोनॉमिक की नॉलेज हो, जिसको गवर्नेंस की नॉलेज है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज है, तो ऐसा जो कैंडिडेट होगा जो डिजर्व करता है कि उसे PM बनना चाहिए, वो PM नहीं बनेगा। और जो अनडिजर्विंग जो कैंडिडेट है वो जो होगा वो PM बन जाएगा, क्योंकि पब्लिक जो है वो तो किसी को भी जो है बना सकती है, ये नहीं देखती कि वो कितना पढ़ा हुआ है, क्या नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो गवर्नेंस जो होती है, जो सरकार जो होती है, किसी जो एक ऐसे इंसान के पास चली जाती है जो कि डिजर्व नहीं करता है। ठीक है, अब दूसरी बात करें लैक ऑफ स्पीडी डिसीजंस। अब जो डिसीजंस की बात करें, डिसीजन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि कमी आ जाती है, डिसीजन लेने की जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड है, जो डिसीजन लेने की स्पीड है उसके अंदर कमी आ जाती है। वो धीरे धीरे जो है वो डिसीजन लेती है, ऐसी जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी होती है वो। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि सभी का सोचा जाता है, हर चीज़ से देखा जाता है, फिर जो है डिसीजन लिया जाता है। नॉट यूजफुल इन वॉर एंड क्राइसिस। अब इसमें बात करें कि जो युद्ध होते हैं या फिर कोई संकट आता है, उसमें जो डेमोक्रेसी है वो उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, करप्ट गवर्नमेंट की बात करें, कोई ऐसी जो गवर्नमेंट हो, सरकार हो जो कि भ्रष्ट हो। ठीक है, डेमोक्रेसी की वजह से ही हम लोग किसी भी सरकार को चुन लेते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है कि कोई ऐसी जो भ्रष्ट सरकार होती है, जो खराब जो होती है, वो उस सरकार को भी पब्लिक क्या है कभी कभी गलती से उसे भी चुन लेती है। तो भ्रष्ट सरकार को भी क्या है चुन लेते हैं, जो जनता जो चुन लेती है भ्रष्ट सरकार को,
वो भी जो है डेमोक्रेसी की वजह से ही होता है। तो ये नुकसान ही है कंट्री के लिए। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, अब जो समय है और जो पैसा है उन दोनों की जो है बर्बादी है डेमोक्रेसी की वजह से। समय और जो धन है उसकी बर्बादी होती है। अब ये कैसे बात करें, वोटिंग की ही एक छोटा सा जो है एग्जांपल वो ले लेते हैं। वोटिंग करने के लिए जो पब्लिक है उसका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है कि उसे जाके वोट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मनी की बात करें, कोई यदि आउट ऑफ कंट्री रह रहा है या फिर कोई अदर स्टेट में रह रहा है या फिर कोई अदर डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है या फिर कोई कहीं पे भी रह रहा है, तो वो आ रहा है जा रहा है, तो इस चीज़ का जो मनी लगेगा, जो पैसा लगेगा, तो उसकी वो बर्बादी ही है एक तरीके से। तो जो समय है और जो धन है उन दोनों की जो बर्बादी है वो डेमोक्रेसी की वजह से होती है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं इसी में जो डिमेरिट्स हैं और मेरिट्स हैं, ये आपने समझ लिया कि फायदे और नुकसान जो है वो आपने देख लिया। ये जो नॉर्मल बातें थी ये आपको पहले से भी पता है, मैं बस आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ जो बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए डेमोक्रेसी के बारे में, क्योंकि जो अपनी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। तो आगे चलते हैं और भी अभी हम लोग और भी देखेंगे, उसके बाद में जो है आर्टिकल शुरू करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या टॉपिक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। अब जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसके अंदर जो बात करें, जो लोकतंत्र है उसकी बात करें तो उसकी जो कंडीशंस है, शर्तें क्या हैं कि वो सक्सेसफुल हो, जो लोकतंत्र जो है वो सफल हो जाए, उसकी क्या शर्तें हैं कि उनको हमें मानना चाहिए कि जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है वो सफल हो, वो आगे बढ़े। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। उसके अंदर सबसे पहले बात करें फर्स्ट नंबर पे, तो एजुकेटेड एंड अवेयर गवर्नमेंट। इस बात से आप लोग सभी जो है सहमत होंगे, यदि कोई एजुकेटेड पर्सन है, पढ़ा लिखा इंसान है और वो जागरूक भी है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके यदि वो जागरूक है, वो पढ़ा लिखा है, तो उसका जो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होगी वो अधिक होगी, वो ज़्यादा होगी, और जो स्पीड होगी वो भी जल्दी होगी, और जो उसके फैसले जो होंगे वो जो है बहुत कम ऐसे चांस होंगे जहाँ पे उसके जो फैसले हैं वो गलत जाएंगे, लेकिन जो उसके फैसले हैं वो अधिकतर जो है उस टाइम पे वो सही ही जाएंगे। कुछ जो पॉइंट्स होंगे उनके अंदर उनके डिसीजंस मान सकते हैं कि थोड़े खराब हो सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाई है उसका जो महत्व है वो अलग ही होता है। तो ऐसी जो गवर्नमेंट हो, ऐसी जो सरकार हो जो कि शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो और जो अवेयर हो, जागरूक हो हर चीज़ के लेके, किसी कोई साइड इफेक्ट है किसी चीज़ का तो उसके बारे में यदि सरकार जागरूक है, कोई जो बीमारी है, कोई जो ऐसी जो रोग है जो कि देश में फैल रहा हो, उसके बारे में यदि सरकार थोड़ी बहुत भी जागरूक है तो वो उसे कंट्रोल कर सकती है। यदि ऐसे ही बात करें कि जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस होती है उसके बारे में यदि सरकार जागरूक है तो उसे वो कंट्रोल कर सकती है। तो जो अवेयर और जो एजुकेटेड जो गवर्नमेंट होगी वो जो है सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट चला पाएंगे। तो जो गवर्नमेंट हो वो क्या हो, एजुकेटेड हो, जागरूक हो, पढ़ी लिखी हो, शिक्षित और जो जागरूक जो हो सरकार हो, तब जो है डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी। सेकंड बात करें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। अब इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करें, जो आर्थिक जो समानता है उसकी स्थापना हो, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, उसकी स्थापना हो, तो तब जो है डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल होगी। इकोनॉमिक मतलब कि जो आर्थिक जो स्थिति है वो सभी की जो है इक्वल हो, समान हो, ठीक है। थर्ड बात करते हैं टू मेक इलेक्शन कंपल्सरी। अब जो इलेक्शन की बात करें तो डेमोक्रेसी है, यदि किसी देश के अंदर लोकतंत्र है तो जो इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन जो है वो अनिवार्य होना चाहिए कि हाँ इलेक्शन होगा ही होगा, एक जो फिक्स टाइम है उसके बाद में पीरियड है, उसके बाद में जो है इलेक्शन होने ही चाहिए। तो इलेक्शन यदि कंपल्सरी है तो जो है डेमोक्रेसी की जो है वो सक्सेसफुल होगी। तो फोर्थ बात करते हैं प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नेंस। अब लोकल गवर्नेंस की बात करें तो इसका जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है लोकल गवर्नेंस, क्योंकि जो सेंटर में जो बैठी गवर्नमेंट है वो जो है छोटे छोटे जो गांव है, विलेज है, वहां तक नहीं पहुंच पाती है।
इसके लिए जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे पंचायती हो गई या फिर कोई म्यूनसिपैलिटी हो गई, तो पंचायती तो गांव के लिए पंचायत हो गया, पंचायती राज, और जो सिटी है या फिर कोई टाउन है उसके लिए जो हो गई म्यूनसिपैलिटी हो गई। तो इन सब चीज़ों की जो लोकल गवर्नेंस है वो होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि छोटे छोटे जो काम है वो जो लोकल जो गवर्नेंस है वो ही पूरा कर ले अपना। ठीक है, फिफ्थ बात करते हैं, क्रिएशन ऑफ हेल्थी ट्रेडिशन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीतिक जो दल है, उनके बीच में जो हेल्थी जो है स्वास्थ्य जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, उसका जो है क्रिएशन हो, जो निर्माण हो, ऐसा निर्माण हो कि सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके अंदर जो है स्वास्थ्य जो परंपरा है उसका निर्माण हो, मतलब सभी जो है आपस में मिलजुल के काम करें। तो इन चीज़ों से भी डेमोक्रेसी जो है वो सफल होती है। तो ये कुछ जो शर्तें हैं जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी या हो सकती है। तो ये हमने देखा। सबसे जो मेन बात है, सबसे जो अच्छी बात है इसके अंदर ये यही है कि यदि जो गवर्नमेंट जो है वो एजुकेटेड है, अवेयर है सभी चीज़ों के लिए, तो जो है कंट्री वो डेवलप भी करेगा और जो डिसीजंस जो होंगे वो भी अच्छे आएंगे कंट्री के लिए, पीपल्स के लिए। तो ये मेरा मानना है कि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या हो, एजुकेटेड हो और अवेयर हो, जागरूक हो। सबसे मेन बात जागरूक हो और एजुकेटेड हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब डेमोक्रेसी की हमने बात की कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, क्या नहीं है, और जो डेमोक्रेसी को हम लोग कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब इसी के अंदर आगे चल के जो है डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी भी दो तरीके से होती है। एक तो डायरेक्ट हो गई, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई, और एक जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। एक तो जो बात करें इसमें, नेक्स्ट देखते हैं एक बार आगे है या नहीं, क्योंकि आगे भी मेरे को लग रहा है कि मैंने इनके ऊपर अलग अलग जो है वो स्लाइड बना रखी है। यहाँ पे जो है टाइप्स की बात करें तो टाइप्स 2 बता दी मैंने, नहीं दे रखा। तो इसी स्लाइड में मैं आपको जो है डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में बताता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इनमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्लियर हम लोग इसी स्लाइड में कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो जनता जो होती है, पीपल जो होंगे, वही क्या करेंगे, कुछ जो है लॉज बना लेंगे, कुछ जो कानून बना लेंगे आपस में, जैसे बातचीत की, और जो जनता जो है, पीपल जो है, उन्होंने आपस में बात की और कुछ जो लॉज है वो उन्होंने बना लिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो इस टाइप की जो लॉज बनते हैं, तो ये जो है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात हमने कर ली। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये कहाँ पे जो है ये होता था, ऐसा कब होता था? तो ये जो एंशियंट जो ग्रीक थे उस टाइम पे, जो उनके टाउन्स थे उनके अंदर ये इस तरीके से जो है रूल किया जाता था। पीपल ही जो थे वो आपस में मिल के जो है लॉ बना लिया करते थे खुद से ही, और वो उन्हीं लॉ के ऊपर फिर चला करते थे। तो ये जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। उसके बाद में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें भी पीपल तो रहते ही हैं, जो जनता जो है वो तो है ही, लेकिन इसमें क्या होती है, जनता लॉ ना बना के जनता जो है वोट करती है। ठीक है, जनता ने वोट कर दिया। अब वोट करने से क्या होगा कि जो मेंबर्स हैं उनको वो इलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो इलेक्ट कर लिए मेंबरों को। ठीक है, उसके बाद में अब जो मेंबर जिनको इन्होंने इलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट बनाएंगे। गवर्नमेंट बना के अब ये जो गवर्नमेंट जो होगी वो लॉ बनाएगी। अब इन लॉ के ऊपर जो है जनता को चलना पड़ेगा। तो इस टाइप की जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है।
और इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जो लॉ जो होंगे, लॉ जो क्रिएट किए जाएंगे वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे किए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे किए जाएंगे। एक जो अकेला जो इंसान है जो इलेक्ट हुआ है वो जो है वो लॉ नहीं बनाएगा। यहाँ पे जो लॉ है वो गवर्नमेंट ही बनाएगी, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो लॉ है वो बनाए जाएंगे। ये जो एक सिंपल जो है डिफरेंस था डेमोक्रेसी के अंदर, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसके बीच में हमने डिफरेंस बताया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आर्टिकल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट के ऊपर। जो आर्टिकल्स है उनके बारे में, जो यूनियन है उसके अंदर जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो भी बातें थी वो हमने देखी। अब इसमें भी चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है वो है द एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव जो है उसके ऊपर, और एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है, प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, यह आपको पता ही है। अपने इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और ये अपने इंडिया के जो नए जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है इनकी बात करें तो ये जो हैं अभी फिलहाल जो है अभी नए बने हैं। इनका जो नेम की बात करें तो ये है सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, इनको इलेक्ट कब किया गया है तो 23 अक्टूबर 2025। जो जगदीप धनखड़ जो थे वाइस प्रेसिडेंट, इनसे पहले उन्होंने जब रिजिग्नेशन दे दिया तो इनको जो है इलेक्ट किया गया सीपी राधा कृष्ण। ठीक है, आपको जो है नाम रखना है। इस बार जो है किसी भी एग्जाम के अंदर वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि जो जगदीप धनखड़ जो थे उन्होंने बीच में ही इस्तीफ़ा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, और ये नए नए जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो रेजिग्नेशन से रिलेटेड कोई आर्टिकल का पूछ सकता है, या कुछ ऐसा कि जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो, इस जो घटना से रिलेटेड हो। और इनको तो आप जानते ही हो, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, सभी लोग जानते हैं इनको। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर जो आर्टिकल्स हैं उनकी बात करेंगे। उनसे पहले थोड़ा बहुत जो प्रेसिडेंट का जो वर्क है या प्रेसिडेंट कैसे क्या है उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। प्रेसिडेंट के ऊपर थोड़ा बात करेंगे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर। अब बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो आर्टिकल्स की स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा जो है प्रेसिडेंट के ऊपर क्या है क्या नहीं, क्या वर्क है इनका, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, जिससे क्या है कि आर्टिकल जो होंगे उनको पढ़ने में हमें आसानी होगी। तो प्रेसिडेंट के ऊपर जो बात करेंगे हम लोग आज की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बात करने वाले हैं, राष्ट्रपति के ऊपर। द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड इन इंडिया अंडर विच अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें जो है ये बताया गया है कि जो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है गवर्नमेंट की वो इंडिया के अंदर अडॉप्ट की गई है। ठीक है, अब इसके अंदर जो अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। अब वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट जो पार्ट की बात करें तो वो है नॉमिनल हेड, और जो सेकंड जो है वो है रियल हेड। अब नॉमिनल हेड की बात करें तो इसमें जो नॉमिनल हेड जो कौन होता है, नॉमिनल हेड जो है वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अब नॉमिनल हेड मतलब नामात्र मुखिया। ठीक है, अब रियल हेड की बात करें तो ये जो है असली जो हेड है वो कौन होते हैं, वो होते हैं पीएम। ठीक है, इंडिया के अंदर यही है कि जो प्रेसिडेंट है वो नाममात्र का जो हेड है वो है, और जो रियल हेड जो है, जो फैसले जो है सारे वो पीएम के ही चलते हैं। राष्ट्रपति तो सिर्फ और सिर्फ उन पे किसी फैसले के अंदर साइन करना या फिर मंजूरी देना, इस तरीके के काम में, बाकी जो डिसीजन जो है वो तो पीएम ही लेते हैं। ठीक है, सम नेम्स और टाइटल रोल्स एसोसिएटेड विद प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ जो नेम्स हैं उनकी बात करेंगे। रबड़ स्टाम्प, एन इनफॉर्मल एंड क्रिटिकल टर्म, ये एक जो है आलोचनात्मक जो है, क्रिटिकल हो गया, आलोचना करने जैसा कोई शब्द हो गया,
या फिर इनफॉर्मल जो कोई अनौपचारिक जो शब्द है वो हो गया। अब ये रबर स्टाम्प क्यों बोला जाता है कि किसी भी जो डिसीजन होता है इंडिया का उसके ऊपर जो है स्टाम्प जो है वो प्रेसिडेंट की लगती है, लेकिन फैसले जो होते हैं वो जो गवर्नमेंट होती है, जो पीएम होते हैं उन्हीं के रहते हैं। तो इनको एक रबर स्टाम्प के तरीके से इनको बोल के इनकी आलोचना की गई है प्रेसिडेंट की। ठीक है, दूसरा इनको क्या है, फर्स्ट सिटीजन भी बोलते हैं कि जो प्रथम जो नागरिक है इंडिया का वो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि ये जो होते हैं आर्म फोर्स जो है, आर्मी हो गई, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। ठीक है, इन तीनों के जो सुप्रीम जो कमांडर है, मेन जो कमांडर है सुप्रीम कमांडर, वो जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें सुप्रीम कमांडर भी बोला जाता है। हेड ऑफ नेशन, जो राष्ट्र जो है उनके प्रमुख भी इनको बोला जाता है। हेड ऑफ रिपब्लिक, जो गणतंत्र है, रिपब्लिक जो है उसके जो हेड है, प्रमुख जो है वो भी राष्ट्रपति जो है उनको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब इसी के अंदर प्रेसिडेंट के ऊपर ही। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल जो 52 है, अब आर्टिकल्स की बात करें, जो मेन जो आर्टिकल्स होंगे वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, लेकिन बाकी जो आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है सभी आर्टिकल्स को सभी को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ही पढ़ेंगे। जो मेन नहीं होगा आर्टिकल उसको हम लोग थोड़ा ही पढ़ने वाले हैं। जैसे आर्टिकल 52 की बात करें तो देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया जो है उसका जो है एक प्रेसिडेंट होगा ही होगा, भारत जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 53 की बात करते हैं। आर्टिकल 53 की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन हेड, जो बात करें एग्जीक्यूटिव जो पावर है, जो संघ की जो कार्य की जो शक्ति है उसकी बात करें तो उसमें जो है जो नॉमिनल जो हेड की बात की हमने इससे पहले, नॉमिनल हेड जो है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। तो जो कार्य है, जो संघ जो है उसकी जो कार्य है, जो यूनियन जो है उसकी जो कार्य है, जो कार्य करने की जो शक्ति है, उसका जो हेड होगा वो कौन होगा, वो प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट जो क्लोज है उसकी बात करें, प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन, जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन होंगे, वो प्रेसिडेंट होंगे। कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रीय के जो कार्यकारी जो संघ जो है यूनियन संघ जो है उसके जो कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि ये नॉमिनल हेड है। जो साइन जो होंगे, जो बाकी जो सील्स वगैरह लगती हैं तो ये सभी प्रेसिडेंट के थ्रू ही लगती है। ठीक है, सेकंड बात करें, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। अब जो सुप्रीम कमांड जो होता है, सुप्रीम कमांड होता है डिफेंस फोर्सेज का, वो किसके हाथों में होगा, वो प्रेसिडेंट के हाथों में ही रहता है। ठीक है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस कमांड शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब जो ये पावर तो दे दी, ठीक है, प्रेसिडेंट को जो डिफेंस फोर्सेज है उसके सुप्रीम जो कमांड करने की जो है पावर वो तो जो है प्रेसिडेंट को दे दी, लेकिन इस आदेश जो है इसका जो यूज है, इसका जो प्रयोग है वो संसद जो है, पार्लियामेंट जो है वो उसके द्वारा जो लॉ बनाए जाएंगे उसके द्वारा। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाए जाएंगे उसी से जो है वो जो कमांड जो है वो चलेगी, वो एक्सरसाइज करेगी जो है। ये बात है जो है ध्यान रखनी है, मतलब पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएगी डिफेंस से रिलेटेड, तो उसके द्वारा ही जो है प्रेसिडेंट आदेश देंगे या फिर कुछ भी काम करेंगे, तो उनका जो लॉ है उनका प्रयोग जो है प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। थर्ड बात करते हैं, दिस क्लोज प्लेस लिमिटेशंस। थर्ड ये जो क्लोज है ये लिमिटेशंस लगाता है, स्टेटिंग दैट नथिंग इन आर्टिकल 53 शैल बी। अब जो आर्टिकल 53 है उसके अंदर क्या क्या जो है वो नहीं कर सकते, क्या क्या जो है नहीं कहा गया है, या फिर उसकी क्या क्या जो है सीमाएं हैं, वो सारी चीज़ें जो है इसमें दे रखी है 53 की। बी डिमीड टू ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट एनी फंक्शन कन्फर्म्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग law on the government of any state or other authority, prevent parliament from conferring function by law on authorities other than the president।
अब कोई भी जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है, कोई भी जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है या फिर कोई अदर जो अथॉरिटी है, उसको जो है रोका जाएगा, उसको रोका जाएगा। कोई भी जो फंक्शन है, कोई भी जो काम है, कोई भी जो विधि है, ऐसा कोई जो काम हो, जिसको विधि हो कोई भी, उसको जो है प्रेसिडेंट को सौंपने से रोका जाएगा। तो ये प्रिवेंट करेगा ये, और साथ में जो पार्लियामेंट जो है उसको भी प्रिवेंट करेगा। कोई भी जो कार्य है उसको किसी भी लॉ के थ्रू प्रेसिडेंट के पास में सौंपने से जो है रोका जाएगा। ठीक है। जो संसद जो है वो क्या है, राष्ट्रपति को जो है कोई अतिरिक्त जो प्राधिकारी हो गया, कोई और जो अथॉरिटी होगी, लॉ की जो अथॉरिटी हो गई, प्राधिकारी हो गया, तो उसको जो है विधि के द्वारा जो कार्य जो है, कोई भी जो फंक्शन कार्य जो है वो सौंपना हो प्रेसिडेंट को, तो वो नहीं सौंप सकता। कोई भी जो पार्लियामेंट हो गया, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो गई, कोई अदर जो है अथॉरिटी हो गई, तो वो जो है वो राष्ट्रपति को कोई भी जो काम है, कोई भी जो कार्य है, कोई भी जो फंक्शन है, वो जो है वो सौंप नहीं सकते, उसको सौंपने से रोका जाएगा। तो ये जो है प्रेसिडेंट के कुछ पावर्स हैं जो आर्टिकल 52 और 53 के अंदर 53 आर्टिकल है, उसमें हमने देखी। 52 आर्टिकल हमें कहता है कि जो इंडिया है उसका जो है राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट है उसका जो इलेक्शन की बात करें तो आर्टिकल जो 54 है, आर्टिकल 54 इसमें इलेक्शन के ऊपर है। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। अब जो प्रेसिडेंट जो है उनकी बात करें तो इसमें इलेक्शन की बात करते हैं। प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, उनको हम इलेक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात करें तो जो हाउस है अपने पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के जो हाउस है, दोनों लोअर और जो अपर हाउस है, उनके जितने भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी जो है वोटिंग होगी। दूसरा हम बात करें जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है स्टेट्स की, ठीक है, स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके जो मेंबर होंगे वो, अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, और इसकी वजह से जो है प्रेसिडेंट को हम लोग इलेक्ट करेंगे। ठीक है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का मैंने आपको सिंपल बता दिया कि जो हाउसेज हैं, जो दोनों के दोनों जो हाउस हैं, बोथ जो हाउसेज हैं उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके जो इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट्स की, या फिर कोई जो यूटी है, स्टेट या यूटी की जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, वो उसके जो मेंबर हैं वो मिलके जो है वोट करेंगे और जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। अब इसमें यूटी में बात करें तो यूटी के अंदर जो दिल्ली और जो पौंडीचेरी है, दिल्ली और जो पौंडीचेरी है वो यूटी के अंदर आती है, और बाकी कोई भी यूटी के अंदर नहीं है इसमें जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली हो और जो इसमें इलेक्शन में पार्ट ले। अब नोट की बात करें, इन दिस आर्टिकल एंड इन आर्टिकल 55, इस आर्टिकल में 54 में और 55 के अंदर स्टेट इंक्लूड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। यही मैंने बताया कि दिल्ली और जो पौंडीचेरी है वो यूटी जो है उसके अंदर जो है पौंडीचेरी और जो दिल्ली जो है वही हम लोग इंक्लूड करेंगे। अब इसमें देखते हैं द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट जो है उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो जो है इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इलेक्टोरल में हिस्सा लेंगे। ठीक है। सेकंड बात करें, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, जो स्टेट जो है उसके जो लेजिस्लेटिव है उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और जो यूटी जो है दिल्ली और जो पौंडीचेरी उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये जो है प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसके अंदर हिस्सा लेंगे, उसके अंदर वोटिंग करेंगे। तो ये जो है 54 में दिया हुआ है। आपको याद रखने के लिए इसमें ये याद रखना पड़ेगा, जो 54 जो आर्टिकल है उसके अंदर जो है प्रेसिडेंट से इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 54 का है। ठीक है।
अब जो आर्टिकल नंबर 56 है उसके बारे में 55 जो है उसको देखते हैं। मैनर ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन जो है, इलेक्शन करने का जो तरीका है उसके ऊपर जो आर्टिकल है वो जो है 55 है। ठीक है, 55 की बात करें तो ये हमें बताता है कि जो इलेक्शन जो होंगे, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे वो किस तरीके से होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। ठीक है, अब इनडायरेक्टली कैसे इलेक्ट होंगे वो भी आपको देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सीक्रेट बैलेट। अब जो सीक्रेट बैलेट होता है इसमें ये होता है कि सीक्रेट बैलेट में पता नहीं होता कौन किसको क्या वोटिंग कर रहा है, तो इस तरीके से जो है वोटिंग होगी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए, और जो इसमें एक जो आएगी सिंगल जो है, सिंगल रिप्रेजेंटेशन भी रहेगी। ठीक है, और सीक्रेट बैलेट हो गया। इस तरीके से जो है प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन होगा। अब जीतने के लिए बात करें तो टू विन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इट रिक्वायर क्वाटा ऑफ मोर देन 50% ऑफ वैलिड वोट्स। अब जो प्रेसिडेंट जो है उनको जीतना है यदि, तो उनको क्या है कि जो क्वाटा है उससे जो है 50% जो है ज़्यादा जो है वैलिड वोट जो है लाने पड़ेंगे। अब जो इलेक्ट्रल जो क्वाटा है उसकी बात करें, इसमें अब जैसे टोटल जो नंबर है वैलिड जो वोट्स हैं वो पोल्ड हुए, उसकी बात करें इतने जो है जैसे जितने भी जो वैलिड वोट्स जो गिरे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, 1 + 1 और ये 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है 1 जो है वो प्लस कर देंगे। इस तरीके से जो इलेक्ट्रल जो कोटा जो उसकी बात करें वो निकल के आता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू की बात करते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे भी लिख रखा है, बाकी इससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें बात करें वैल्यू की, वोट का कैसे क्या वैल्यू होती है, तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले एमएलए की। अब एमएलए का वोट है तो उसमें जो टोटल जो पॉपुलेशन है स्टेट की, ठीक है, वो हो गई। उसके बाद में नीचे हम लोग इसमें डिवाइड किया जाता है टोटल जो नंबर है जो इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं किसी भी जो स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके। ठीक है, टोटल जो पॉपुलेशन है स्टेट की वो आ गई। उसके बाद में जो टोटल जो नंबर है लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके जो मेंबर्स है स्टेट के, उसके जो टोटल जो नंबर है उससे जो है डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद में मल्टीप्लाई किया जाता है इसको 1/1000 से। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसका जो वैल्यू है वो निकल के आती है। एक जो एमएलए है उसके जो वोटिंग है उसका कितना जो है वैल्यू मानी जाएगी, उसके जो इलेक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी मानी जाएगी। अब इसमें जो एमपी जो है उसकी बात करें तो इसमें जो है टोटल जो वैल्यू है, टोटल जो वैल्यू है किसी भी जो एमएलए हो गए, टोटल जो वैल्यू है किसी, अब यहाँ पे जो एमएलए की जो हमने जो वैल्यू निकाल ली उसी को हम लोग यहाँ पे एमपी के अंदर लेंगे। जो एमएलए है उसके जितने भी जो एमएलए हैं किसी स्टेट के, उनकी जो सभी की जो वैल्यू आ रही है वोटिंग की, तो उसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद में नीचे जो डिवाइड करेंगे इसमें करेंगे डिवाइड टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर उससे। पार्लियामेंट में जितने नंबर होंगे इलेक्टेड मेंबर्स के उसको हम लोग नीचे लेंगे। ऊपर जो लेंगे इसमें जो एमएलए निकाले हैं किसी भी स्टेट, जिस स्टेट का जो एमपी है उस स्टेट के जितने एमएलए होंगे उनका जो वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग टोटल जो है ऊपर ले लेंगे। उसको जो है डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उससे। इस तरीके से जो एमपी जो है उसकी वैल्यू आती है, इस तरीके से एमएलए की एमपी आती है वैल्यू आती है। इन दोनों की जब वैल्यू आ गई तो उसको जो है रखा जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कि इस जो है एमपी उसकी इतनी वैल्यू है, इस जो एमएलए है उसकी इतनी वैल्यू है। इन दोनों की वैल्यू रख के सबका जो है कैलकुलेशन किया जाता है और इसके थ्रू जो है प्रेसिडेंट जो है उनका जो है
इलेक्शन होता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 56 है उसकी बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 56 में दिया है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है अब उनका जो ऑफिस है उसकी क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या जो है उनका जो कार्यकाल है वो कितना क्या रहने वाला है, तो उसके ऊपर देखेंगे। अब इसमें फर्स्ट बात करते हैं हम लोग, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स। सबसे जो मेन बात ध्यान रखने वाली है वो जो है ये है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका जो कार्यकाल रहता है वो 5 साल के लिए रहता है, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जब जैसे आज कोई यदि प्रेसिडेंट बन रहा है तो उसके जो 5 साल बीत जाने के बाद 5 ईयर तक वो प्रेसिडेंट रहता है, उसके बाद में इलेक्शन होते हैं, फिर जो है प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है। अब इसके अंदर ए जो पार्ट है वो देखते हैं। द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। अब इसमें जो है रेजिग्नेशन की बात की गई है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको जो है खुद जो है वो लिखेंगे, खुद जो है राइट करेंगे, खुद अपने हैंड से एड्रेस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, और अपना जो रेजिग्नेशन है वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। अब इसमें प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रेसिडेंट जो होंगे वो जो रिजाइन करेंगे वो वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। द प्रेसिडेंट में फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 61। अब आर्टिकल 61 की बात करें तो आर्टिकल 61 जो है उसमें ये दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी ऐसी जो चीज हो, ऐसी जो ऐसा कोई काम कर दे कि जो संविधान का जो है उल्लंघन हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका वोलेशन हो जाए, कोई ऐसा काम हो जिससे जो संविधान जो है उसका उल्लंघन हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है उनको रिमूव किया जा सकता है। प्रेसिडेंट को उनके जो ऑफिस है उससे रिमूव किया जा सकता है, और इसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। और इस इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो आर्टिकल जो 61 है उसके अंदर दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रेसिडेंट शैल नोट विथ हैंडिंग स्टैंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। अब जो राष्ट्रपति जो है अपने कार्यकाल की जो समाप्ति है वो हो गई, लेकिन तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका जो उत्तराधिकारी है, उसका जो नेक्स्ट जो आने वाला जो सक्सेसर है वो जो है अपना जो ऑफिस का जो पद जो है वो ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक जो है जो प्रेसिडेंट होगा वो ही उसी अपनी जो ऑफिस है उस पर बना रहेगा, तब तक नेक्स्ट नहीं आता, उससे पहले उसे वो नहीं छोड़ सकता, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, एनी रेजिग्नेशन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट अंडर क्लोज ए, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट के जो रेजिग्नेशन से बात करें तो उसमें दिया हुआ है कुछ क्लोज जो है वो दिए, ऑफ प्रोविजन टू क्लोज शैल forthwith be communicated by him to the speaker of house of the people। अब इसमें बात करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति के जो संबंध में जो त्याग पत्र है उसका जो है जो लोकसभा जो है उसके जो अध्यक्ष है उसको तत्कालीन तरीके से सूचित किया जाएगा। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके पास में जो है रेजिग्नेशन आ जाता है, तो उसके बाद में क्या है जो स्पीकर है हाउस के पीपल के जो हाउस ऑफ पीपल जो है जो लोकसभा जो है उसके जो अध्यक्ष है उनको जो है तत्कालीन रूप से जो है सूचित किया जाता है कि जो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, ताकि जो हाउस है उसके अंदर भी इसका जिक्र हो जाए, वहाँ पे भी सभी को पता चल जाए। तो ये जो है करना रहेगा, तत्कालीन रूप से जो है वहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 57 उसको हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 57 में जो है आर्टिकल 57 में बताया गया है जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, जो इलेक्शन जो है उसका जो री इलेक्शन होना है उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में जो आर्टिकल है आर्टिकल 57 हमें दिया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो री इलेक्शन जो होता है पुनः
चुनाव। इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट जो है उनके पास में जो यदि कोई प्रेसिडेंट है उसका यदि मन करता है कि मैं और 5 साल के लिए रहूंगा तो वो दोबारा से भी जो है री इलेक्शन में हो सकता है, उसके लिए वो एलिजिबल होता है। ठीक है। बाकी जैसे और जो अदर जो कंट्री है उनके अंदर क्या होता है कि लिमिटेशंस होती है कि कोई व्यक्ति जो है 1 बार प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई व्यक्ति 2 बार प्रेसिडेंट, 3 बार प्रेसिडेंट। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है कि वो जो री इलेक्शन की बात करें तो ये जो है एलिजिबिलिटी इंडिया के अंदर है कि हाँ वो व्यक्ति दोबारा से भी री इलेक्शन में हो सकता है। ए पर्सन हु होल्ड्स, यदि कोई पर्सन होल्ड करता है, और हु हैज हेल्ड, यदि या फिर कोई व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, या तो हु होल्ड्स जो कर रहा है या फिर हु हेल्ड जो कर चुका है। ऑफिस एज प्रेसिडेंट शेल, प्रेसिडेंट का जो पद है उसको कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रपति के रूप में पद जो है वो ग्रहण कर रहा है या कर चुका है। ठीक है। उनकी बात करें, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ऑफ दैट टू दैट ऑफिस। अब इसमें क्या है कि उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबल होंगे कि वो दोबारा से री इलेक्शन के लिए पात्र हों, पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होते हैं, वो दोबारा से जो है इलेक्शन के अंदर आ सकते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 57 के अंदर यही है कि जो एलिजिबिलिटी है री इलेक्शन की प्रेसिडेंट की, तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 57 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे इतना भी यदि आप ध्यान रख लेंगे, आर्टिकल 57 में ये दिया है कि जो प्रेसिडेंट का री इलेक्शन है वो आर्टिकल 57 में दिया है, तो ये आपके लिए बहुत है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 58 उसकी बात करते हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल वो रहने वाला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशंस के लिए जो है वो दिया है आर्टिकल, जो प्रेसिडेंट जो है उसके जो इलेक्शन है उसके लिए क्या क्या जो है क्वालिफिकेशंस जो है होनी चाहिए किसी व्यक्ति के पास में, एक जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके लिए कि आपको यही जो है योग्यताएं चाहिए जिससे आप जो है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें आप लोग चुनाव के रूप में जो है आप लोग लड़ सकते हैं, इलेक्शन को लड़ सकते हैं आप लोग। तो फर्स्ट जो इसमें है वो देखते हैं, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही, कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता है जब तक कि वह क्या इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो देश का जो है इंडिया का जो है सिटीजन होना चाहिए, भारत का जो है नागरिक होना चाहिए, हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है। ये जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि जो है इससे जो एग्जैक्ट जो है क्वेश्चंस वो यही बनते हैं, क्योंकि पॉलिटी है सेम है, ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो चेंज नहीं कर सकते, तो जो क्वेश्चन जो सेम है जो प्रीवियस बनते आ रहे हैं वही जो है आगे बनेंगे। तो जो एज का है वो पूछता है कि जो प्रेसिडेंट जो है उनकी जो क्वालिफिकेशन एज क्या है, तो वो 35 जो एज है वो होनी जरूरी है, उसके बिना वो इलेक्शन के लिए नहीं हो सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अब जो लोकसभा के जो सदस्य के रूप में जो निर्वाचित होने के लिए जो एलिजिबल है, जो क्वालिफिकेशंस है वही जो है इसके लिए भी जो है एलिजिबल होना चाहिए। मतलब कि यदि कोई लोकसभा में जो है एलिजिबल है तो वो यहाँ पे भी एलिजिबल होगा, तो वो यहाँ पे भी इलेक्शन लड़ सकता है। ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल or other authority subject to the control of any of the said governments। अब इसमें बात करें तो कोई भी जो ऐसा व्यक्ति हो जो कि क्या करता हो, होल्ड करता हो कोई भी ऐसा जो प्रॉफिट का जो ऑफिस हो, उसको तो वो इलेक्शन में नहीं आ सकता, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट में हो या फिर कोई स्टेट की गवर्नमेंट में हो या फिर कोई लोकल जो अदर जो कोई अथॉरिटी हो, किसी भी तरीके की जो है कोई ऐसा ऑफिस जो कि प्रॉफिटेबल जो है ऑफिस हो, तो ऐसा कोई भी ऑफिस वो यदि होल्ड करता है, यदि उस में पद में होता है, तो वो जो व्यक्ति होगा वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो दो बात मेन आपको याद रखनी है, भारत एक कि क्या क्या होना चाहिए। तो होने में क्या चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 एज होनी चाहिए, इंडियन होना चाहिए
और 35 एज होनी चाहिए, ठीक है। और जो फोर्थ जो है वो ये होना चाहिए कि हाउस का जो मेंबर है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है कि क्या नहीं होना चाहिए उसके पास में, तो उसके पास में कोई भी जो प्रॉफिटेबल जो ऑफिस है वो नहीं होना चाहिए, वो होल्ड नहीं करना चाहिए। तो ये जो मेन 2 बातें हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 59, उसकी बात करते हैं। 59 आर्टिकल जो है वो कंडीशंस हैं, जो प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है उसकी जो कंडीशंस है उसके ऊपर जो आर्टिकल है वो 59 है। इसके ऊपर देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर दिया है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो देखते हैं। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ एनी स्टेट, एंड इफ ए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और of a house of the legislative of any state be elected president, he shall be deemed to have vacant his seat in that head house on the date on which he entered upon his office as president. अब इसमें ये दिया है कि जो प्रेसिडेंट जो पद के लिए जो मेंबर होगा वो किसी भी जो हाउस है पार्लियामेंट का, कोई भी जो हाउस है उसका जो मेंबर है वो नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसका मेंबर होना चाहिए। यदि कोई मेंबर है पार्लियामेंट की जो हाउस है उसका कोई मेंबर है किसी भी हाउस का, या फिर कोई स्टेट है उसका जो लेजिस्लेचर है उसका जो मेंबर है, यदि इन दोनों का कोई भी मेंबर है तो वो यदि प्रेसिडेंट बन जाता है, तो जिस दिन वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट वो प्रेसिडेंट का जो सीट है उसके ऊपर जब वो बैठेगा, वो जो पद जो ग्रहण करेगा, उसी दिन से जो उनकी जो पुरानी जो पद होगा, पुराना जो पद होगा किसी भी जो हाउस से उनका रिलेटेड मेंबर से, तो वो पद उसी दिन से क्या है वैकेंट माना जाएगा, खाली माना जाएगा। तो ये जो है कंडीशन दी गई है। नेक्स्ट की बात करें, द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। प्रेसिडेंट जो होगा वो कोई भी जो ऐसा पद जो है धारण नहीं करेगा, लाभ का कोई भी पद जो है वो धारण नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रेसिडेंट शैल बी इन untitled without payment of rent of the use of his official residence, and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by parliament by law, and until provisions in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified इन द सेकेंड शेड्यूल। जो सेकेंड शेड्यूल जो है उसके अंदर जो भी जो प्रावधान जो दिए गए हैं प्रेसिडेंट के लिए, जो जो दिए गए हैं वो सारे सारे जो हैं उनको प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट क्या है, बिना किराए दिए, बिना कोई पेमेंट किए रेंट का वो जो उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो बाकी जो भी उनको सुविधाएं मिल रही हैं, जो भी जिसके भी सुविधा का जो उनको हकदार है, जो भत्ता है, जो कोई भी जो सर्वेंट्स हैं, कोई भी जो चीज़ जो उनको मिल रही है तो उसका वो यूज़ कर सकते हैं बिना कोई पेमेंट के, बिना कोई पैसे के, ठीक है। तो ये जो है वो कंडीशन होगी। द emoluments and allowances of the president shall not be diminished during his term of office। जो राष्ट्रपति के जो वेतन है, ठीक है, वेतन है और जो भत्ते हैं उनके जो कार्यकाल है उसके दौरान जो है कम नहीं किया जा सकता। उनका जो जैसे किसी प्रेसिडेंट है उनका जब वो प्रेसिडेंट जो बनते हैं, राष्ट्रपति जब बनते हैं, तो उस टाइम पे जो उनका वेतन होगा, उनका जो भत्ता होगा, जो उस टाइम पे रहेगा वही लास्ट टाइम तक रहेगा, उसको जो है कम नहीं कर सकते। कोई भी जो गवर्नमेंट है किसी भी लॉ के थ्रू उसको जो है कम नहीं किया जा सकता। आर्टिकल जो नेक्स्ट आर्टिकल है 60, उसको देखते हैं। 60 जो आर्टिकल है उसके अंदर जो है ओथ और जो एफर्मेशन है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो जो है आर्टिकल 60 के अंदर दिया है। बात करें ओथ की, तो ओथ जो है, जो शपथ की बात करें, शपथ जो है प्रेसिडेंट को, अब जो ये है सेंटेंस इसके अंदर बाद में देखेंगे, पहले मैं बता दूं प्रेसिडेंट जो है उसे जो शपथ जो है वो CJI जो होते हैं, जो
सुप्रीम कोर्ट जो है उनके जो चीफ जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं, या फिर जो सीनियर मोस्ट जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो क्या करेंगे, वो जो होंगे प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएंगे। मतलब सीजीआई है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है तो वो दिलाएंगे, यदि वो एब्सेंट है तो जो सीनियर मोस्ट जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो इनको प्रेसिडेंट को जो है शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब जो ये है इसके अंदर सेंटेंस में यही दिया है, एवरी प्रेसिडेंट, सभी जो प्रेसिडेंट है, एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा हो, और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, या फिर कोई ऐसा जो व्यक्ति हो जो कि राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उनको कर रहा हो, तो जो राष्ट्रपति है उसके जो ऑफिस में आने से पहले मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी प्रेजेंस में, इन हिज एब्सेंस, यदि वो एब्सेंस है तो द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल एन ओथ और अफर्मेशन। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी ऐसा इंसान जो प्रेसिडेंट बन रहा हो, या फिर प्रेसिडेंट की तरह कार्य कर रहा हो, या फिर कोई राष्ट्रपति के जो कार्य है उनका जो निर्वहन है वो कर रहा हो, तो वो जो है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके सामने, या फिर उनके एब्सेंस है तो सीनियर मोस्ट जो जज है सुप्रीम कोर्ट का उनके सामने क्या करेंगे, ओथ और अफर्मेशन लेंगे। अब जो अफर्मेशन है, जो प्रतिज्ञान जो है उसकी बात करें तो वो कैसे होगा, इन द फॉलोइंग फॉर्म दैट इज से। अब ये कहा जाता है इंग्लिश में, तो ये है आपको दिया हुआ है इंग्लिश में तो कि आई सोलमनली अफर्म दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी preserves protection and defend the constitution and the law, and that I will devote myself to service and well-being of the people of India। ठीक है, यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी इसका सेम जो मीनिंग है वो यही है कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भारत की राष्ट्रपति के पद का निष्ठापूर्ण पालन करूँगा, और ये जो है ये या में दिया हुआ है, या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी क्षमता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, तथा मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। तो ये जो है हिंदी में जो इसकी जो अफर्मेशन है, जो ओथ है वो ये है। ठीक है, तो ओथ की बात की, शपथ की बात की, शपथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और या फिर सीनियर मोस्ट जो जज है सुप्रीम कोर्ट का वो जो होंगे वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये जो एफर्मेशन है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 61 की। आर्टिकल नंबर 61 क्या है कि जो अभी जस्ट पहले हमने बात की है, इम्पीचमेंट की बात की थी जस्ट पहले जो आर्टिकल था उसके अंदर। तो अब जो 61 है उसके अंदर क्या है कि जो राष्ट्रपति जो है प्रोसीजर है, ये राष्ट्रपति की जो इम्पीचमेंट है उसकी, राष्ट्रपति का जो महाभियोग जो है उसको चलाने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर, द ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है उसको चलाने का जो एकमात्र जो आधार है वो यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका यदि उल्लंघन होता है, जो संविधान में जो है उसका यदि उल्लंघन होता है तो ही जो इम्पीचमेंट है वो चला सकते हैं। ठीक है, इम्पीचमेंट इज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, जो अर्ध जो न्यायिक जो प्रक्रिया है वो इम्पीचमेंट की है। इट हैज 3 स्टेज, इसके जो 3 स्टेज जो है वो है, प्रथम चरण जो होगा, फर्स्ट जो स्टेज होगी वो होगी रिजोल्यूशन। ठीक है, सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज में आएगा रिजोल्यूशन पास, थर्ड स्टेज की बात करें तो इम्पीचमेंट। सबसे पहले तो रिजोल्यूशन दिया जाएगा, जो संकल्प जो है वो जो है दिया जाएगा। अब जो रिजोल्यूशन जो होगा वो पास किया जाएगा, पारित किया जाएगा, उसके बाद में तीसरे चरण के अंदर जाके जो है इम्पीचमेंट होना है। ठीक है, इनिशिएटिंग ऑफ द चार्ज,
अब जो आरोप जो है, जो चार्ज जो है, आरोप जो है, उसका जो शुरुआत जो है वो होती है, कैसे होगी? इम्पीचमेंट चार्ज अगेंस्ट हिम मे बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब जो चार्ज लगाना है, उनके जो आरोप लगाना है, वो कहाँ पे लगाएगा जाएगा? तो वो जो आइदर जो कोई भी जो हाउस है पार्लियामेंट का, लोकसभा या राज्यसभा, किसी के अंदर भी जो है महाभियोग जो है, उसका जो आरोप जो है वो लाया जा सकता है, वो शुरू किया जा सकता है। द रेजोल्यूशन हैज टू बी साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस एंड मूव आफ्टर गिविंग एट लीस्ट 14 days एडवांस नोटिस। अब जो इसके लिए बात ध्यान रखी जाती है वो ये है कि कम से कम जो 14 डेज जो है, 14 जो दिन है, उनका जो है एडवांस, जो अग्रिम जो सूचना जो है देनी होगी। उसी के बाद में जो रिजोल्यूशन है वो जो है वो लाया जाएगा किसी भी पार्लियामेंट के अंदर, किसी भी हाउस के अंदर। अब जो है रिजोल्यूशन आ जाता है, लेकिन उसके बाद में रिजोल्यूशन लाने के लिए जो साइन जो होंगे, 1/4 जो टोटल मेंबर है हाउस के, उससे कम नहीं होने चाहिए। जैसे कि 1/4 मेंबर होने ही चाहिए किसी भी रिजोल्यूशन को लाने के लिए। इम्पीचमेंट का कोई रिजोल्यूशन है, उसका जो 1/4 होगा, अब जैसे 50 मेंबर्स है, तो 50 मेंबर्स का जो 1/4 जो हिस्सा होगा, 1/4 जो हिस्सा है, तो 1/4 की बात करें तो 12.5 के अप्रोक्स। अब इसमें क्या है, अप्रोक्सीमेट जो 13 या 12 लेके जो है 13 ही लेंगे, क्योंकि 12 तो जो है 1/4 से कम हो जाएगा, तो 13 जो है वो लेंगे कि 1/4 जो मेंबर है उन्होंने साइन कर दिया, तब ही जो है, यदि 50 मेंबर है तो 13 मेंबर यदि साइन कर देते हैं तो 1/4 हो जाता है। तो उसके बाद में ही जो है हाउस के अंदर रिजोल्यूशन लाया जाएगा, और रिजोल्यूशन लाने के लिए भी 14 डेज का जो है एडवांस, जो अग्रिम जो नोटिस जो है, सूचना जो है देनी पड़ेगी। ठीक है। पासिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। अब जो है पारित करने के लिए और जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या जो दिए गए हैं प्रावधान, उनकी बात करते हैं। सच ए रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द इनिशिएटिंग हाउस। अब जैसे जिस भी जो सदन है, जिस भी जो हाउस है, उसके अंदर यदि जो प्रस्ताव लेके आ रहे हैं इम्पीचमेंट का, तो उस जो सदन के अंदर जो रिजोल्यूशन जो है वो पास करने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिएगी? उसके लिए मेजोरिटी चाहिएगी 2/3 मेजोरिटी। 2/3 जो मेजोरिटी है उससे जो है कम नहीं होना चाहिए उसको पास करने के लिए, उस जो रिजोल्यूशन है उसको पास करने के लिए। ठीक है। द चार्ज इज लेस देन इन्वेस्टिगेटेड बाय द अदर हाउस। अब जो चार्ज जो है, अब जैसे लोकसभा के अंदर जो चार्ज जो है, उसको रिजोल्यूशन जो है उसको लेके आए, ठीक है, लोकसभा के अंदर रिजोल्यूशन आ जाता है, तो उसके बाद में जो है वो दूसरा जो हाउस है, जो राज्यसभा हो गया, उसके अंदर उसकी जांच की जाएगी कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य हैं या फिर झूठ है। ठीक है। तो वो जो चार्ज का जो इन्वेस्टिगेशन जो होगी, वो दूसरा जो हाउस होगा उसके अंदर होगा। इफ द अदर हाउस passes a resolution by 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। यदि जो दूसरा जो हाउस है उसके अंदर भी क्या होता है कि 2/3 मेजोरिटी जो है, उस हाउस की जो मेजोरिटी है उससे जो 2/3 जो मेजोरिटी है उससे यदि वहाँ पे भी जो रेजोल्यूशन है वो पास हो जाता है, तब क्या होगा? तब जो होंगे प्रेसिडेंट इज रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। तब जाके जो प्रेसिडेंट है वो अपने जो ऑफिस है उससे रिमूव होंगे। हिस्टोरिकल नोट की बात करते हैं। हिस्टोरिकल नोट की बात करते हैं। देयर इज नो इम्पीचमेंट प्रोसीजर हेल्ड टिल नाउ इन इंडिया ऑन एनी प्रेसिडेंट। कोई भी जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर जो इम्पीचमेंट है वो अभी तक भी जो है वो नहीं हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अभी तक इंडिया के अंदर किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर, किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर जो है इम्पीचमेंट की वो प्रोसीजर जो है वो नहीं हुई है। तो ये हिस्टोरिकल जो नोट है, जो ऐतिहासिक जो नोट है, वो आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 61 तक हमने इस क्लास में किया है। उसके बाद में जो कुछ हमने पूरा का पूरा जो आर्टिकल है, पूरा जो आर्टिकल है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पे कवर कर लिए हैं। कुछ आर्टिकल्स हैं जो पावर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, उनका हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से वीडियो के अंदर वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अब जो बात करें जो
मेजॉरिटी की बात करनी है मुझे, कुछ जो इम्पीचमेंट से रिलेटेड जो मेजॉरिटी है उसमें जो 2/3 जो मेजॉरिटी थी, 2/3 जो मेजॉरिटी है वो क्या है, वो स्पेशल मेजॉरिटी है, ठीक है। और जो 1/4 जो मेजॉरिटी थी वो क्या है, नॉर्मल मेजॉरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3, कितने ज़्यादा जो लोग होंगे वो उसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो इस मेजोरिटी के अंदर 2/3 जो मेजोरिटी होती है उसमें जो टोटल जो मेंबरशिप होती है हाउस की, ठीक है, वो सपोर्ट करेंगे मोर देन जो 50% जो मेंबर्स है वो, तब जाके जो स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 जो मेजोरिटी होती है। और जो ये हमने अडोप्ट कहाँ से किया है, इम्पीचमेंट जो है, इम्पीचमेंट की बात करें, इम्पीचमेंट ये हमने अडोप्ट कहाँ से किया है, तो ये यूएसए से हमने अडोप्ट किया है। ये बात भी ध्यान रखने वाली है, ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो हमने यूएसए से अडोप्ट किया है। तो देखते रहिए वीडियोस और लेक्चर्स। हमारा मेन मोटिव जो है वो टीचिंग है, कोई भी लाइक सब्सक्राइब के लिए यहाँ नहीं है। आपका जो है कंप्लीट जो सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो, एक एक जो बातें हैं वो आपकी यहाँ पे की जाए, कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपकी यहाँ सोल्व की जाए। डे बाय डे हम लोग आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तो सभी जो क्लासेज हैं उनको सीरीज़ वाइज देखें, ऐसे बीच में आके समझने से नहीं समझ में आएगा। और एक बार कम से कम 5-6 क्लास रेगुलरली आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जो कंटेंट जो है वो किस लेवल का आपको दिया जा रहा है। कुछ 1 या 2 क्लास से 5 या 10 मिनट देखने से पता नहीं चलता है कुछ भी। तो देखते रहिए, सारी क्लासेस पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।